हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है एक नई वीडियो के साथ। कल मैंने आपको बात कराई थी इंडियन पॉलिटी में। इंडियन पॉलिटी में मैं आपको बता रहा था संवैधानिक विकास के विषय में। मैं आपको बता रहा था संवैधानिक विकास किन चरणों में हुआ था। संवैधानिक विकास दो चरणों में हुआ था। संवैधानिक विकास दो चरणों में हुआ था और वो चरण दो थे। वो कौन कौन से चरण थे वो मैंने आपको बता दिया है कि दो संवैधानिक विकास के चरण थे। जैसे कि पहला विकास का चरण था वो मैंने आपको बताया था कि संवैधानिक विकास का चरण क्या था। जैसे कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी, कह सकते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी थी। ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत जो विकास हुआ था, ईस्ट इंडिया के अंतर्गत जो विकास हुआ था, पहला विकास तो वो था जो 1773 से चला था, 1773 से चला था जो, और 1858 तक चला था। और दूसरा जो विकास हुआ था, संवैधानिक विकास हुआ था, वो ब्रिटिश ताज के अंतर्गत हुआ था। ब्रिटिश ताज के अंतर्गत ये माना जाता है कि ब्रिटिश ताज के अंतर्गत 1858 की क्रांति के बाद 1947 तक एडी है ईस्वी, और ये भी एडी है। 1947 तक ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत जो विकास हुआ, वो 1773 से 1858 तक हुआ। और ब्रिटिश ताज के अंतर्गत जो विकास हुआ 1858 से 1947 तक जो विकास हुआ। ये बात जो की जा रही है वो संवैधानिक विकास की बात की जा रही है। भारतीय संवैधानिक विकास की बात की जा रही है। संवैधानिक विकास जो भारत का हुआ था, किस तरीके से भारत में लोकतंत्र स्थापित हुआ, कैसे संविधान बना, और कैसे राजशाही तंत्र खत्म होकर किस तरीके से धीरे धीरे भारत में संवैधानिक विकास आया, संविधान बना, और उसके बाद आर्टिकल्स बने, उसके बाद लोकतंत्र स्थापित हुआ और न्यायपालिका, कार्यपालिका और अन्य संस्थाओं का निर्माण हुआ। वो पूरा कॉन्स्टिट्यूशन ही विकास हुआ। तो ये सारी बातें हम लोग पढ़ रहे हैं। तो उसमें मैंने काफ़ी आपको एक्ट बता दिए हैं, चाहे एक्ट 1909 का एक्ट हो, चाहे 1919 का हो, 1773 का हो, 1813 का हो, 1892 का हो, विभिन्न एक्ट्स मैंने आपको बता दिए। उसी एक्ट्स की श्रृंखला में एक नया एक्ट है अपने पास, कि मैंने आपको बताया था कि 1919 में ये प्रावधान रखा गया था कि 10 वर्ष के बाद इसका जो है निर्धारण होगा। हर एक एक्ट का होता था। तो साइमन कमीशन आया 1919 के बाद का एक्ट। ये जो मैं बात कर रहा हूँ 1919 के बाद के एक्ट की बात कर रहा हूँ, साइमन आयोग की बात कर रहा हूँ, साइमन कमीशन की बात कर रहा हूँ। शुरू करते हैं। इसमें ब्रिटिश जो साइमन कमीशन था, साइमन आयोग था, उसके क्या प्रावधान थे, वो सारे प्रावधानों को अपन लोग जानने की कोशिश करेंगे। तो इसमें यह था कि ब्रिटिश सरकार ने, हेडिंग डाल लो आप, साइमन कमीशन या साइमन आयोग। ब्रिटिश सरकार ने नवंबर 1927 में, यानी निर्धारित समय से 2 वर्ष पूर्व ही, 1929 की बात हो रही थी, ठीक है। तो 1919 में एक्ट आया था, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम आया था। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम आया था। मॉन्टेग्यू नाम है वैसे तो उनका, और तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम ही बोलते हैं। तो ये आया था 1919 में। 1919 के बाद ये बात रखी गई थी कि 10 साल बाद इसका फिर से उसका मूल्यांकन किया जाएगा। तो 2 वर्ष पहले 1927 में, यानी निर्धारित समय से 2 वर्ष पूर्व ही, नए संविधान में भारत की स्थिति का पता लगाने के लिए सर जॉन साइमन के नेतृत्व में 7 सदस्यीय विधि आयोग के गठन का प्रावधान किया गया। कितने सदस्यीय? 7 सदस्यीय विधि आयोग के गठन का प्रावधान किया गया। तो सर जॉन साइमन के नेतृत्व में, इसलिए इसको जो कमीशन बनी थी, इस आयोग का गठन हुआ, इसको साइमन आयोग या साइमन कमीशन कहते हैं। कमीशन का मतलब आयोग, ठीक है। तो साइमन आयोग बोलते हैं क्योंकि ये इसका अध्यक्ष थे। टोटल 8 लोग थे, 7 सदस्यों की, 7 सदस्यीय वैधानिक आयोग के गठन का घोषणा की। आयोग के सभी सदस्य ब्रिटिश थे। ये महत्वपूर्ण बात थी कि साइमन आयोग के जितने भी सदस्य थे, साइमन कमीशन या आयोग, कमीशन का मतलब हिंदी में आयोग होता है, उसके सभी सदस्य जो है ब्रिटिश थे। इसलिए सभी दलों ने इसका बहिष्कार किया। आयोग ने 1930 में अपनी रिपोर्ट पेश की तथा द्वैत शासन प्रणाली राज्यों में सरकार का विस्तार, ब्रिटिश भारत संघ की स्थापना एवं सांप्रदायिक निर्वाचन व्यवस्था को जारी रखने आदि की सिफारिश की। तो इसमें कुछ महत्वपूर्ण बातें थी। जैसे पहली बात ये कि द्वैत शासन प्रणाली और राज्यों में सरकार का विस्तार होना था, ब्रिटिश भारत के संघ की स्थापना होनी थी, और सांप्रदायिक निर्वाचन व्यवस्था को जारी रखने की सिफारिश की। आयोग के प्रस्तावों पर विचार करने के लिए ब्रिटिश भारत और भारतीय रियासतों के प्रतिनिधियों के साथ 3 गोलमेज सम्मेलन किए। तो ब्रिटिश सरकार ने ब्रिटिश सरकार के साथ, ब्रिटिश भारत के साथ और भारतीय रियासतों के प्रतिनिधियों के साथ 3 गोलमेज सम्मेलन किए। तो 3 गोलमेज सम्मेलन इस साइमन कमीशन के आयोग के आधार पर हुए। इन सम्मेलनों में इस चर्चा के आधार पर संवैधानिक सुधारों पर एक श्वेत पत्र जारी किया गया। संवैधानिक सुधारों के आधार पर एक श्वेत पत्र जारी किया गया था, और जिसे विचार के लिए ब्रिटिश संसद की संयुक्त प्रवर समिति के समक्ष रखा है, जिसे संसद की प्रवर समिति के अंतर्गत रखा गया था। इस प्रकार ये बात महत्वपूर्ण इसमें हुई थी। तो अब ये सारी बातें ये साइमन कमीशन के अंतर्गत हो गई। तो अब प्रॉब्लम ये क्रिएट हो रही थी, साइमन कमीशन का बहुत विरोध हुआ था। वो हिस्ट्री का टॉपिक है, आई विल नॉट टेल यू दैट, आई विल ओनली टीच यू ओनली दिस कॉन्स्टिट्यूशनल एंड पॉलिटी टॉपिक्स, देन आई स्टार्ट दैट। तो ब्रिटिश भारत और भारतीय रियासतों के प्रतिनिधियों के साथ 3 गोलमेज सम्मेलन किए गए। इन सम्मेलनों में हुई चर्चा के आधार पर संवैधानिक सुधार पर एक श्वेत पत्र जारी किया गया, जिसे विचार के लिए ब्रिटिश संसद की संयुक्त प्रवर समिति के समक्ष रखा गया। इस समिति की सिफारिश को कुछ संशोधनों के साथ भारत परिषद ने 1935 में शामिल कर लिया गया। तो ये सारी बातें हुई थी। संवैधानिक सुधार पर एक श्वेत पत्र जारी किया गया था, जिसे विचार के लिए ब्रिटिश संसद को संयुक्त प्रवर समिति के समक्ष रखा गया। समिति की सिफारिशों को कुछ संशोधनों के साथ भारत परिषद अधिनियम 1935 में शामिल कर लिया गया। तो ये था साइमन कमीशन। और प्रश्न ये आता है कि साइमन कमीशन जो है, साइमन कमीशन में कितने भारतीय सदस्य थे? तो उसमें एक भी भारतीय सदस्य नहीं था। क्यों? क्योंकि सारे ब्रिटिश सदस्य थे, इसीलिए साइमन कमीशन का विरोध हुआ था। गो बैक साइमन के नारे लगे थे और लाला लाजपत राय की इसमें मृत्यु हो गई थी, क्योंकि पुलिस की लाठियों के कारण उनको चोटें आई थी और उनके इलाज के दौरान उनकी मृत्यु हो गई।
तो ये साइमन कमीशन की बातें थी। आप पूछ लेता कि साइमन कमीशन किनके नेतृत्व में आया था? सर जॉन साइमन के नेतृत्व में आया। कितने सदस्य थे? तो 7 सदस्यीय लोग थे। क्या-क्या सिफारिशें रखने के लिए ये बात की गई थी? तो इसमें द्वैध शासन प्रणाली के बारे में बात की गई थी, राज्यों में सरकार को विस्तार करने की बात की गई थी, ब्रिटिश भारत के संघ की स्थापना के लिए बात की गई थी इसमें। तो ये सारी बातें इसमें रखी गई थी, ठीक है। तो अब साइमन कमीशन की बात है, एक नया जो टॉपिक उत्पन्न होता है वो नया टॉपिक है सांप्रदायिक अवार्ड। सांप्रदायिक अवार्ड की बात कर लेते हैं। सांप्रदायिक अवार्ड क्या था या कम्युनल अवार्ड क्या था? कम्युनल अवार्ड के नाम से जानते हैं, सांप्रदायिक अवार्ड के नाम से जानते हैं। ये जो अपना ये टॉपिक है सांप्रदायिक अवार्ड, तो इसके बारे में देखते हैं कि आखिर में ये क्या था। तो आप जैसा कि जानते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन में एक के बाद एक नए नए सुधार आते गए, नई चीज़ आ रही थी। उस समय ब्रिटिश भारत चल रहा था, आज़ादी से पहले की बात है भारत में। तो अब अंग्रेज अपने तरीके से भारत पे शासन कर रहे थे। तो वो संवैधानिक विकास और विस्तार की आवश्यकता भी थी उस समय। और क्योंकि लोग, भारतीय लोग, क्रांतिकारी लोग, भारत को उस ज़माने के, उस समय के नेता, तो ये सुधार चाहते थे कुछ, ठीक है। तो धीरे-धीरे अंग्रेज़ों ने ये सुधार किए भारत के लोगों के लिए, भारत के हित के लिए, भारत में शासन को और ज़्यादा सुदृढ़ और मजबूत करने के लिए। तो उसी क्रम में एक सांप्रदायिक अवार्ड या कम्युनल अवार्ड पेश किया गया। ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडॉनल्ड ने अगस्त 1932 में अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधित्व पर एक योजना की घोषणा की। कि अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधित्व पर एक योजना की घोषणा की। इसे कम्युनल अवार्ड या सांप्रदायिक अवार्ड के नाम से जाना गया। अवार्ड से न सिर्फ मुस्लिमों, सिख, ईसाई, यूरोपियन, आंग्ल भारतीयों के लिए अलग से निर्वाचन का विस्तार किया गया, बल्कि इसे शेड्यूल कास्ट के लिए भी विस्तारित कर दिया गया। शेड्यूल कास्ट के लिए अलग निर्वाचन व्यवस्था से गांधी बहुत व्यथित हुए। उन्होंने अवार्ड में संशोधन करने के लिए पूना की यरवदा जेल में अनशन प्रारंभ कर दिया। अतः कांग्रेस नेताओं और दलितों नेताओं के बीच समझौता हुई, जिसे पूना समझौता के नाम से जाना जाता है। तो भारत में एक बड़ी विडंबना रही है भारत की स्थिति में कि सदियों से मालूम नहीं कहाँ से, कौन से ज़माने से ये सारी चीज़ चली आ रही थी कि एक पक्ष को, एक समुदाय को, एक वर्ग को वो जातिगत भेदभाव के आधार पर अलग रखा गया था। तो अलग रखा, लोग कुछ अलग मानसिक प्रवृत्ति के थे जो अलग रखते थे। तो वो उन डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने उन लोगों के लिए, दलितों के लिए, शेड्यूल कास्ट के लिए पुरजोर समर्थन किया जब उसमें तीनों गोलमेज सम्मेलन में। तो ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडॉनल्ड ने ये कहा कि हम न केवल ईसाइयों को जो है वो अल्पसंख्यक मानते हैं, मुस्लिमों को मानते हैं, सिख को मानते हैं, बल्कि अब हम दलितों के लिए भी पृथक निर्वाचन की व्यवस्था करते हैं। यूरोपियन आंग्ल भारतीयों के लिए, सबके लिए कर रहे थे। तो उन्होंने, बाबा साहब ने भी इसके लिए, डॉक्टर अम्बेडकर ने भी इसके लिए और काम किया। तो उन्होंने, रैमजे मैकडॉनल्ड ने इसके लिए हामी भरती, लेकिन महात्मा गांधी जी ने इसके लिए विरोध किया। उन्होंने कहा कि मैं नहीं होने दूंगा। और उन्होंने अनशन किया यरवदा जेल में और अनशन प्रारंभ कर दिया, भूख हड़ताल प्रारंभ कर दी, जिसे पुनः समझौता के नाम से जाना जाता है। इसमें संयुक्त हिंदू निर्वाचन व्यवस्था को बनाए रखा गया और दलितों के लिए सीट आरक्षित कर दिया गया। ये सारी व्यवस्था जो है उसमें बनाई गई, किसमें? संप्रदाय का अवार्ड में। ये संप्रदाय का अवार्ड का प्रावधान है। तो अब संप्रदाय का अवार्ड हो गया, ये सारी चीज़ हो गई। तो ये मैंने आपको बताया कि संवैधानिक में विकास किस तरीके से हुआ। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। नेक्स्ट टॉपिक हमारा नेक्स्ट है जो हो गया है, ये संवैधानिक क्रम हो गया, संवैधानिक विकास हो गया है। अब नए टॉपिक की ओर चलते हैं, जो टॉपिक है संविधान का निर्माण, कॉन्स्टिट्यूशन, मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं। मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो कॉन्स्टिट्यूशन किस तरीके से विकास हुआ, संवैधानिक विकास तो हो गया, संवैधानिक क्रम हो गया, ये मैंने दो आपको चरण बता दी कम्युनल अवार्ड तक। तो हालांकि ये भी उसी में रखा जाता है, लेकिन ये एक अलग टॉपिक है। संविधान की मांग करते हैं, क्या हुआ था संविधान की मांग में, संविधान की मांग कैसी थी, अब संविधान के विकास की निर्माण की प्रक्रिया कैसे कैसे बनना शुरू हुई। भारत में संविधान के गठन के टॉपिक लगा रहे हो, संविधान की सभा की मांग। भारत में संविधान सभा के गठन का विचार सर्वप्रथम 1934 में पहली बार एम एन रॉय ने रखा। रॉय भारत में वामपंथी आंदोलन के प्रमुख नेता थे। 1935 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पहली बार भारत के संविधान के निर्माण के लिए आधिकारिक रूप से संविधान सभा के गठन की मांग की। तो ये बात थी कि भारत में संविधान के गठन का विचार 1934 में पहली बार एम एन रॉय ने रखा। क्वेश्चन आता है कि भारत में संविधान सभा के गठन की पहली बार मांग किसने रखी, तो एम एन रॉय ने रखी। रॉय भारत में वामपंथी आंदोलन के प्रखर नेता थे। बॉम जो थे वो एम एन रॉय जो थे भारत में वामपंथी आंदोलन के प्रखर नेता थे। वामपंथी मतलब कह सकते हैं कम्युनिस्ट पार्टी से। 1935 में भारतीय राष्ट्रीय कम्युनिस्ट पार्टी के बहुत बड़े नेता थे। उन्होंने भारत में कम्युनिस्ट को स्थापित करने के लिए बहुत पुरजोर समर्थन किया। और भारत में आज भी कम्युनिज्म जो जाना जाता है, कम्युनिस्ट पार्टी जो जानी जाती है, इन्हीं के कारण जानी जाती है। 1935 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पहली बार भारत के संविधान के निर्माण के लिए आधिकारिक रूप से संविधान सभा के गठन की मांग की। और 1935 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत में पहली बार भारत के संविधान के लिए एक आधिकारिक रूप से संविधान सभा के गठन की मांग की। 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से पंडित जवाहरलाल नेहरू ने घोषणा की कि स्वतंत्र भारत के लिए संविधान का निर्माण वयस्क मताधिकार के आधार पर किया जाएगा। तो सबसे पहली मांग 1934 में एम एन राय के द्वारा रखी गई, संविधान सभा के गठन की मांग। क्वेश्चन आता है कि भारत में पहली बार भारत में संविधान सभा के गठन की बात, संविधान सभा की बात हो रही है, संविधान सभा के गठन की मांग किसने रखी, तो एम एन राय ने रखी। और कांग्रेस ने कब रखी, 1935 में राष्ट्रीय कांग्रेस ने पहली बार भारत के संविधान के निर्माण के लिए आधिकारिक रूप से संविधान सभा के गठन की मांग रखी। और 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने की ओर से पंडित जवाहरलाल नेहरू ने घोषणा की कि स्वतंत्र भारत के संविधान का निर्माण वयस्क मताधिकार के आधार पर चुनी गई संविधान सभा द्वारा किया जाएगा।
इसमें कोई भारी हस्तक्षेप नहीं होगा, उन्होंने ये रखी। ये सारे क्वेश्चन आपके बन सकते हैं परीक्षा में। नेहरू की इस मांग को अंततः ब्रिटिश सरकार ने सैद्धांतिक रूप से स्वीकार कर लिया। इसे 1940 के अगस्त प्रस्ताव के नाम से जाना जाता है। सन 1942 में ब्रिटिश सरकार के कैबिनेट मंत्री स्टेवर्ट क्रप्स 1940 के अगस्त प्रस्ताव के नाम से एक जाना जाता है। नेहरू ने इस मांग को अंततः ब्रिटिश सरकार ने सैद्धांतिक रूप से स्वीकार कर लिया। नेहरू की इस मांग को 1938 में जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के मंच से उठाई गई थी, इसे सन 1940 के अगस्त प्रस्ताव के नाम से जाना जाता है। सन 1942 में ब्रिटिश सरकार के कैबिनेट मंत्री सर स्टेवर्ट क्रप्स तथा ब्रिटिश मंत्रिमंडल के एक सदस्य एक स्वतंत्र संविधान के निर्माण के लिए ब्रिटिश सरकार की प्रारूप प्रस्ताव के साथ भारत आए, जिसे क्रिप्स मिशन के नाम से जाना जाता है। 1942 में ब्रिटिश कैबिनेट मंत्री स्टेवर्ट क्रप्स आए, कैबिनेट मंत्री थे। स्टेवर्ट क्रप्स कैबिनेट मंत्री के रूप में वो भारत में आए, इसलिए इसको क्रिप्स मिशन के नाम से जाना जाता है। इस संविधान को द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अपनाया जाना था। जो कैबिनेट मिशन के जो मंत्री आए, स्टेवर्ट क्रप्स आए, उन्होंने कहा कि संविधान तो बनेगा, लेकिन वो द्वितीय विश्व युद्ध जो चल रहा था 1942 तक चला था, 1939 से 45 तक वो खत्म हुआ था, उसके बाद ये होगा। क्रिप्स प्रस्ताव को मुस्लिम लीग ने अस्वीकार कर दिया और इस प्रस्ताव को मुस्लिम लीग ने अस्वीकार कर दिया। मुस्लिम लीग की यह मांग थी कि भारत को 2 स्वायत्त हिस्सों में बांट दिया जाए। मुस्लिम लीग ये चाहती थी कि ये जो है भारत को 2 हिस्सों में बांट दिया जाए। सॉरी, उसकी ये मांग थी कि भारत को 2 हिस्सों में बांट दिया जाए, उसके बाद ये सारी चीज़ें बनाई जाएँ। तो उन्होंने मुस्लिम लीग ने इसका विरोध किया और इसको अस्वीकार कर दिया। तो जिनकी अपनी अपनी संविधान सभाएं, अंततः ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में कैबिनेट मिशन को भेजा गया और लास्ट में कैबिनेट मिशन भेजा गया। इस मिशन ने 2 संविधान सभाओं की मांग को ठुकरा दिया, लेकिन उसने ऐसे संविधान सभा के निर्माण की योजना सामने रखी जिसने मुस्लिम लीग को काफी हद तक संतुष्ट कर दिया। तो ये संवैधानिक सभा के गठन की मांग थी। संवैधानिक सभा के गठन की मांग कैसे हुई? तो संवैधानिक सभा के गठन की मांग में कह सकते हैं कि संवैधानिक सभा के गठन की मांग, संविधान के पहली बार संविधान सभा के गठन की मांग सबसे पहले जो एम एन रॉय ने रखी। कब रखी? 1934 में। उसके बाद 1935 में कांग्रेस की ओर से ये बात रखी गई और 1938 में नेहरू ने एक संविधान सभा के गठन की मांग का प्रस्ताव पारित किया, जिसे अंग्रेजों ने मान लिया और 1942 में क्रिप्स मिशन आया। तो ये सारी बातें संविधान के गठन की बात मैंने करी है। तो ये आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें जरूर। मैंने देखा है कि मैं अपने उस पर देखता हूँ कि काफ़ी व्यक्ति है, काफ़ी स्टूडेंट्स हैं, कलीग्स हैं या देखने वाले हैं या टीचर्स जो भी हैं, वो इसको जो देखते हैं लेकिन उसको सब्सक्राइब नहीं करते। सब्सक्राइब करेंगे तो इससे मेरा मोटिवेशन आई होगा और मुझे अच्छा लगेगा। देन आई एम डूइंग वेल एंड आई एम टीचिंग वेल, देन इट इंकरेज मी। तो आप इसको सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। तब तक के लिए धन्यवाद। यह वीडियो कैसा लगा आप मुझे बताएं। बाय, टेक केयर।